अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ थे डॉक्टर अभिषेक। अभी आ जाएंगे, मेरा ख्याल है कोई डोरबेल हुई थी, वो दरवाजे पे देखने गए। और हमारे साथ हैं रोहित शर्मा। बहुत शुक्रिया रोहित कि आप आज आए हैं। और हम तो जी सुबह से इंडियन चैनल लगाते हैं तो वहाँ पर भी मोदी जी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं, मेलोनी। और अगर हम सोशल मीडिया देखें तो वहां पर भी हंगामा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ट्रेड और इस किस्म की बातें भी करेंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का इटली का विजिट, और उसमें क्या कुछ नया या कह लीजिए भारत को क्या फायदा होगा? देखिए, एक तो मेलोनी के साथ एक कॉन्फ़िगरेशन भी प्राइम मिनिस्टर की अच्छी है। आज जाके उन्होंने एक पार्ले की टॉफी दी उनको, मेलोडी जिनका नाम था। अगर आप देखें तो मेलोनी और मेलोडी दोनों के दोनों मिलते हुए नाम हैं। और मेलोनी जी ने वो भी दिया, बनाया, उसका उसका वीडियो बना के डाला। जैसे ही मेलोडी दी गई, उसके बाद जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे, सबसे मेलोडी की इतनी इतनी वो आई, डिमांड आई कि वो आउट ऑफ स्टॉक चली। अमेज़न हो, ब्लिंकिट हो, ज़्यादातर पे आउट ऑफ स्टॉक चलेगी। पार्ले का स्टॉक, पार्ले का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर भागी और ऊपर जाके अपर सर्किट टच कर लिया उसने। तो ये भी आज प्राइम मिनिस्टर का जो वो था, काम था, बड़ा अच्छा था। एक चीज देखने वाली है कि इटली और इंडिया जो है वो काफी टाइम से, आज से नहीं, वो जब से राजीव गांधी गवर्नमेंट थी तब भी इटली और इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे। इटालियन कोलैबोरेशन बहुत हुए थे। इटली वर्ल्ड की कुछ जिसे बोलते हैं टॉप 10 इकोनॉमीज में आता है। और हम उनके साथ डिफेंस में, हम उनके साथ स्पेस रिसर्च में, जॉइंट स्कॉलरशिप में, एजुकेशन में, कई जगह हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके साथ। इटली एक और भी ये है कि रोम जो है, अगर बोले तो एक ऐसा कंट्री है जहां से हम अपना सामान पुश कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में। इससे पहले ये काम हम यूके के थ्रू करते थे। यूके तो यूरोपियन यूनियन से बाहर भाग गया, हालांकि फिर से बात चल रही है कि इसको वापस यूरोपियन यूनियन में ऐड किया जाए, लेकिन यूरोपियन यूनियन से बाहर भाग गया यूके। तो अब ये देखने की बात है कि हम कितना यूज कर सकते हैं इटली का। इटली एक और भी है, हमारा बड़ा अच्छा एलाय है, हमारे साथ हर बार खड़ा भी रहता है। जब से मेलोनी आई तब से तो हम साफ देख रहे हैं इसको। बड़ा अच्छा एलाय है। फ्रांस भी हमारा अच्छा एलाय है। तो ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जिनके थ्रू हम अपना सामान, हम अगर जैसे कि बात कर रहे थे कि हमने जैगुआर खरीदी टाटा मोटर्स में, तो जैगुआर के थ्रू हम टाटा मोटर्स की गाड़ियां यूरोप में पुश कर रहे थे। वहां मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई और सारा प्रॉफिट जो थे वो हमारे पास आ रहे थे। तो वो चीज हम कर सकते हैं इटली में। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास सामने पूरा यूरोपियन यूनियन का मार्केट खुला है और इंडियन प्रोडक्ट्स वहां पहुंचेंगे। तो इटली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे। देन बाकी मेलोनी जी और मोदी जी की पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अच्छी है। सब तो मजाक उड़ाते हैं इंडिया में, तो लोग मजाक में मेलोनी को भाभी भी बोलते हैं। बट द थिंग इज के ऐसे दो बड़े लीडर्स का कोई ऐसा रिलेशन होता नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी बात करेंगे तो पता चलेगा ही, नो डाउट। तो ऐसी चीजें, बट लोग मजाक में लेकिन खैर इटालियंस के साथ नहीं होता तो लोग ऑब्वियसली मजाक में कहते हैं। और खैर इटालियंस के साथ मोदी जी की बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन अपनी कंट्री में जो इटली के लोग हैं उनसे तो बनती नहीं है उनकी। उनके साथ तो नाराज रहते हैं। क्यों डॉक्टर अपने साहब? अपने कंट्री के इटालियंस जो हैं वो इटालियन नहीं रह गए ना, उन्होंने नेशनैलिटी चेंज कर लिया। तो इसलिए वो हाइब्रिड इटालियंस है। तो अपने कंट्री के इटालियन से नहीं बनती बेचारी। अब तो काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं मैडम, और पॉलिटिकल एरिना में लेकिन वो वैसे एक्टिव भी भी नहीं है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इटालियंस के साथ। इटली का जो जो एम्बेसडर यहाँ पे कुछ सालों पहले थे, तो उनसे भी बहुत अच्छी बातचीत थी और बड़े नाइस लोग होते हैं। और मेरे ख्याल है इटली के जितने भी जो यहाँ पे एम्बेसी के लोग खास तौर पे थे, वो तो उनसे हमारी तो बहुत अच्छी मिलना जुलना और पार्टीज वगैरह में आना जाना था। तो इटली हो या पोलैंड, दो तीन कंट्रीज और भी हैं जहाँ के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, या बहुत अच्छे यहाँ के उनके डिप्लोमेट्स जो हैं वो मुझे यहाँ मिले। लेकिन डॉक्टर साहब, रोहित ने भी बताया कि कई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी भारत और इटली मिलके करेंगे। और एक बार फिर मोदी जी जो है वो बिजनेस ही लेकर इटली पहुंचे। आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।
और आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। देखिए, ऐसा है कि इसकी शुरुआत मेलोनी प्लस मोदी इज इक्वल टू मेलोडी, ये बात, इसकी शुरुआत की थी स्वयं प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी साहिबा ने। उन्होंने इसको ट्विटर पर ट्रेंड कराया था एंड इट रियली वेंट वायरल। तो इस बार टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड मोदी जी ने मेलोडी जो है वो उनको गिफ्ट की, और हमें तो बचपन की यादें हैं। ये जो चॉकलेट है मेलोडी, इसका एडवर्टीजमेंट तो मुझे आज भी याद है। वो आता था कि मेलोडी है इतनी चॉकलेटी, कैसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा था, बड़ा मस्त था। मेलोडी इतनी चॉकलेटी कैसे ऐसे करके था। सो वी हैव आवर चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच्ड टू इट। और जो इटली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये उसी तरीके की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं जिस तरीके का पॉलिटिक्स हमारे यहाँ हो रहा है। वो है राष्ट्रभक्ति, अपनी सिविलाइजेशन को कंजर्व करना, अपने ट्रेडिशन की रक्षा करना, अपनी मान्यताओं के ऊपर खड़े रखना। यही काम मेलोनी साहिबा भी कर रही है, यही हम भी कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा सहयोग होगा, जैसे डिफेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। अभी दादा ने आपको बताया कि गेटवे बनना चाहता है यूरोप का इटली, बट आई गेस फ्रांस भी उस रेस में है आफ्टर द एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। एंड ये एक हेल्दी रेस है, सारे देशों में वो बने। और आपको याद होगा मेलोनी साहिबा ही हैं जिन्होंने इटली को चाइना के जो यूरोप से होता हुआ उनका जो कनेक्टिविटी वाला सपना था सिल्क रोड का, उससे अपने आप को बाहर निकाल लिया था। तो बोल्ड महिला हैं, बहुत दबंग महिला हैं। और इटली में उन्होंने दिखाया प्रधानमंत्री मोदी को लॉट्स ऑफ चर्चेस। तो मैं तो ये कहूँगा कि रोम क्रिश्चियनिटी का सेंटर है और वो क्रिश्चियनिटी का सेंटर रहना चाहिए। वहाँ से एक खूबसूरत क्रिश्चियन ट्रेडिशंस निकलता है, कैथोलिक समाज है वहाँ का। और मेरी शुभकामनाएं हैं वहाँ के सारे चर्चों में, सारे जो रोमन कैथलिक्स हैं उन सबको। और इंडिया तो खुद एक सिविलाइजेशन ट्रेडिशनल है। आपको देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पे रोम में वाराणसी, जहाँ का मैं हूँ, उसके घाट की एक पोर्ट्रेट गिफ्ट की गई। सो देखिए, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, एक संगम, एक यही होना चाहिए ना आरजू जी, कि सारे ट्रेडिशंस को, मानवता का जो सही तरीका होगा, सारे ट्रेडिशंस को एक साथ कोएग्जिस्ट करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम इसको खत्म कर देंगे, हम उसको खत्म कर देंगे, यहाँ पे ये बना देंगे, ये तरीका ठीक नहीं, तुम्हारे में वो कमी है, तरीका ठीक नहीं है। तो रोम से बहुत मीठी आवाजें आई हैं और मेरी सारे जो रोम के निवासी हैं, और मेरा ये मानना है इटली क्रिश्चियनिटी का गढ़ है और वो सारी जिंदगी क्रिश्चियनिटी का गढ़ रहना चाहिए। वो इटालियंस की शान है, इटालियंस की ट्रेडिशन है और मैं इसके लिए शुभकामना दूंगा। भारत उनका एक बहुत सफल ट्रेडिंग पार्टनर और डिफेंस पार्टनर, और भी चीज़ों में हम आगे बढ़ के काम करना चाह रहे हैं। हमारा ट्रेडिशन है, हमारा तो पूरा एलओपी इटालियन है, हाफ इटालियन है। आपको पता है राहुल गांधी जी का जो इटली से बहुत गहरा संबंध है, उनकी नानी वहाँ से आती है। सोनिया गांधी जी, जिनका पूरा नाम एंटोनियो माइनो है, वो स्वयं आती हैं इटली से। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि वो हमारे देश में, उन्होंने हमारे देश को स्वीकारा। भारत हर किसी को गले लगाता है, वो आई भारत में, उन्होंने भारतीय बनना स्वीकार किया, भारत ने उन्हें गले से लगाया। वो भारत में एक बहुत जैसे समझ लीजिए दबंग और सशक्त महिला होकर के उन्होंने भारत में 10 साल 2004 से 2014 तक शासन किया। वो शासन किसी को पसंद हो ना हो, वो एक अलग व्यक्तित्व है, मगर वो रही। और इस पे हमें एक गर्व की अनुभूति होती है कि हमने ऐसी, जो भी उनकी मान्यता रही हो, मैं उस मान्यताओं से कभी भी सहमत नहीं था, लेकिन वो थी। ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि भारत की डाइवर्सिटी, जो डेमोक्रेसी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। और यही देखकर अच्छा भी लगता है कि हर जगह के लोग और हर तरह के लोग जो हैं वो भारत में हैं और बड़ी खूबसूरती से हैं। और ठीक है, थोड़ी बहुत कह लीजिए कि प्रॉब्लम्स या नाराजगी या डिफरेंसेस जो हैं वो तो हर जगह होते हैं, तो आपके यहाँ भी होंगे,
डेफिनेटली है, तो उसमें कोई इतने परेशान होने वाली बात नहीं होती है, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सही भी हो जाती हैं। लेकिन रोहित जी, इस बार तो वही ईरान और अमेरिका ने जो एक दूसरे पर अटैक फिलहाल बंद किए हुए हैं, तो उसमें मोदी जी तो भाग भाग के कभी कहीं से बिजनेस पकड़ रहे हैं, तो कभी कहीं से 5 बिलियन का बिजनेस आ रहा है, तो कहीं से 20 बिलियन का आ रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। तो ये आखिर चक्कर क्या है? एकदम से बिजनेस की तरफ जो दौड़ लग रही है भारत के प्राइम मिनिस्टर की, ये पहले से तय हुआ था, या आपको लगता है कि अब अचानक से मोदी जी ने सोचा कि चलो अब लड़ाई बंद हुई है, चलिए थोड़ा बिजनेस कर लें, बाद में फिर ना लड़ाई शुरू हो जाए? देखिए, गुजराती आदमी बिजनेस के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा, सच बात ये है। और वैसे भी इस समय के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, आप सोचिए कि वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जाती दिख रही है हम लोगों को, हालांकि कोई बोल नहीं रहा, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जाती दिख रही है। सारी वर्ल्ड की कंट्रीज में वो प्रॉब्लम में है, तो इस समय हम लोग जितना ज्यादा बिजनेस खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचेंगे। ये बात प्राइम मिनिस्टर भी बोल चुके हैं कई बार कि हमारे रिलेशंस जो हैं वो बिजनेस रिलेशंस हैं सबसे। और दूसरा, हम अच्छे रिलेशंस के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे यूरोप से भी अच्छे रिलेशंस हो, हमारे इटली चाइना से भी हो, अमेरिका से भी। हालांकि सबके साथ अच्छे रिलेशंस रखना थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन सबके साथ रिलेशंस रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर की एक बात जो उन्होंने बोला, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, और जब से प्राइम मिनिस्टर ने बोला है दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, तब से सब लड़ने में बिजी हैं। इतनी सारी लड़ने सच बात यही है। गुड वन। तो उस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि जितनी वॉर्स होती हैं उतना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इकोनॉमी पे, उतना इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। तेल की प्रॉब्लम है इस समय ऑयल क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी चीजें, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या होगा आगे। प्राइम मिनिस्टर की जो डिप्लोमेसी है अभी तक ठीक काम किया, प्राइम मिनिस्टर के जयशंकर साहब भी अभी तक ठीक काम किया उस एंगल से कि हमारा तेल निकल रहा है, भले पाकिस्तान का रुक रहा है, हमारा तेल निकल रहा है वहां से, गल्फ स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज से। नहीं, पाकिस्तान का भी आया है, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का किसने रोका? हमारे भी आया था, बल्कि हम पे तो नाम लग गया था कि हम अमेरिका को दे रहे हैं। शुरू से ही हमारे तो ईरान ने नहीं हमारे ऑयल को रोका था। ईरान ने रोका था, हाँ, लेकिन बीच में एक पॉइंट आया था जहां पर पाकिस्तान का रोका हुआ था, इंडिया का नहीं, वो भी है। और हम लोग एक चीज बोलें कि यूक्रेन और रशिया वॉर में हम तो, हमारे यूक्रेन के साथ जाने का मतलब बनता ही नहीं, और पाकिस्तान भी रशिया की ओर जा रहा था, तो वो वहां पे गोटी फंसी है हमारी। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने, अभी जो केबल आया है सामने उससे पता चला कि पाकिस्तान को तो उन्होंने अपनी तो ओर कर लिया, लेकिन इंडिया यूक्रेन की ओर नहीं गया। हमारे जाने का मतलब भी नहीं बनता था, उसका रीजन भी है। जब यूक्रेन पाकिस्तान को टैंक सप्लाई कर रहा था तो इंडिया ने मना किया था यूक्रेन को, और यूक्रेन ने बात नहीं मानी थी, तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे थे। मोदी जी बहुत ज्यादा जाकर के डिस्कशन बहुत जगह करके आए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट ठीक है, ये उनका भी अपना एक वो है। हमें अपनी इकोनॉमी देखनी है, उन्हें अपनी देखनी है, सब अपनी अपनी इकोनॉमी देख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं ये बोलूंगा कि वी हैव बीन डूइंग अ गुड जॉब, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन डूइंग अ गुड जॉब एंड वी हैव वर्कड ऑन इट। हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ और देखना बाकी है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम इससे भी खराब आ रहा है अगर ऐसे ही ये लड़ते रहे। और खास तौर से गल्फ एरिया, तो वहां से अगर एनर्जी सप्लाईज कटिंग तो विल हैव टू फेस द म्यूजिक सबको। हाँ, वो तो डेफिनेटली है। अगर दोबारा से लड़े, जो कि बार बार ट्रम्प कह रहे हैं कि जी हम कभी 48 आवर्स, तो कभी 24 आवर्स, तो कभी 2 दिन रुक रहा हूँ, तो कभी 1 दिन रुक रहा हूँ, और सब कह रहे हैं कि अटैक तो होगा, अटैक जो है वो रुकेगा नहीं, ट्रम्प ने अटैक करना है, चाहे आज करे या कल करे। तो एक बार फिर सबकी इकोनॉमीज जो है वो खराब होने वाली है, डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, ऐसा आज ही आरजू जी मैंने पढ़ा कि अमेरिकन सेनेट को या अमेरिकन कांग्रेस को रिपोर्ट पेश की गई ऑन ईरान वॉर। सो फार जो रफ एस्टिमेट है 29 बिलियन डॉलर कॉस्ट किया है, 29 बिलियन डॉलर, विच इज आपके लिए तो समझ लीजिए मतलब 29 साल। तो
और उसमें उनके शायद 35 या 53, आई एम फॉरगेटिंग द नंबर, उनके जहाज गिरे हैं, जिसमें F-35 है, F-16 है, रीपर्स हैं यानी ड्रोन्स हैं। ये उनके नुकसान हुआ है, इसको एक्नॉलेज किया गया है। CAS की रिपोर्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग देख सकते हैं। ये रिपोर्ट का बेसिस हालांकि उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग्स और उसको बनाया है, जहां तक मैंने जो पढ़ा उसमें। तो आप सोच लीजिए कि डैमेज तो अच्छा खासा हुआ है। $29 बिलियन कोई मजाक तो नहीं है ना। तो डैमेज ट्रम्प साहब को अच्छा हुआ है, नुकसान बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, तो मैं ये कह रहा कि देखिए, नुकसान तो ट्रम्प साहब को बहुत भयंकर हुआ है। अब यही वजह है कि वो रुक रहे हैं कि आखिर इसका परिणति क्या होगा। और एवरी डे वहां पे जो ये उनके जो ब्लॉकेट का खर्चा है, जो उनके सी हैरियर्स हैं वहां पे, या जो भी उसका सही नाम है, वो तो दे आर कॉस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू हिम एवरी डे। इट्स एन एक्सपेंसिव वॉर। तो इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। और उसमें यही कहा गया उस रिपोर्ट में कि ईरान वाज बेसिकली अ विनर, क्योंकि ईरान विनर इसलिए रहा कि उसने वो चीजें सीखी जो उनके ऊपर अटैक किया जा सकता था। तो नाउ दे हैव द एक्सपीरियंस, दे हैव अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके का हमको वो फेस करना है एडवर्सिटी, बेलिजरेंसी का रूपरेखा क्या होगा। मे बी रिपोर्ट एग्जेजरेटेड हो सकती है, या ये एक तरीके का आप कह लीजिए सिंबॉलिक वो विक्ट्री की बात करें, बट जो बात सच है वो तो आपको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि अमेरिकन्स डिड फेस हेवी ब्लो टू देम। अब $29 बिलियन मे नॉट साउंड वेरी बिग, बट ट्रम्प के हिसाब से तो $1 बिलियन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हालांकि उनके लिए ये मैं मानता हूं कि $29 बिलियन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इसके इम्पैक्ट तो हुए हैं, इसका चोट तो बहुत जबरदस्त लगा है। जहां तक ईरान की बात आई, ईरान की अंदर से चूंकि कोई न्यूज आ नहीं रही है उनका कितना नुकसान हुआ है, लेकिन यह है कि नुकसान तो उनको भी बहुत हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो बेहतर यही होगा ह्यूमैनिटी के लिए। और जैसा दादा ने कहा कि अगर यही चलता रहा हालत, तो वर्ल्ड इज स्टीयरिंग टुवर्ड्स ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। वो उससे 5-6 साल लग जाएंगे निकलने में। वो तो सर वैसे भी लगेंगे 5-6 साल, ऐसा नहीं। अभी अगर फौरी तौर पे कह दिया जाए कि आगे लड़ाई नहीं होगी, तब भी 5-6 साल तो लगेंगे। लेकिन रोहित जी, आपको लगता है कि पीएम मोदी जो है वो इटली में ईरान और अमेरिका इजराइल वॉर के बारे में भी बात करेंगे, या बस अपना जैसे कहते हैं ना बिजनेस स्टॉप करके वापस आ जाएंगे? इस वॉर ने तो सबको परेशान कर रखा है, उसकी तो बात होगी होगी, चाहे कुछ हो जाए उसकी बात होगी। साथ में जो डिसीजंस हुए हैं उन डिसीजंस पे अगर आप ध्यान दें तो इंडिया और इटली जो है सेलिब्रेट करेंगे ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म 2027 में, नेक्स्ट ईयर। इंडिया और इटली ने अनाउंस किया है कोऑपरेशन जो है फैसिलिटेशन ऑफ मोबिलिटी ऑफ नर्सेस फ्रॉम इंडिया टू इटली। देन एक रोड मैप फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च दोनों ने अनाउंस किया है डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, यानी कि हम दोनों डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे साथ, और दोनों के दोनों स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे काम करेंगे। MOU साइन किया, कॉर्पोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। देन इंडिया की ED और इटालियन काउंटरपार्ट ने MOU साइन किया टू टैक्स क्राइम्स और टेरर फाइनेंसिंग पे MOU साइन हुआ है। अच्छा, ये चीज एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर हम सब आपस में मिल करके डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं तो डिफेंस प्रोडक्शन से हमें फायदा भी होगा। डिफेंस प्रोडक्शन से हमें क्या फायदा होगा कि हम प्रोडक्शन करेंगे और वहां पे भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे हमारा तेजस है। अभी हम बात कर रहे थे कि हम इजिप्ट में प्रोडक्शन करें। प्रॉब्लम हमारे तेजस के साथ ये है कि अभी जितना हम बना रहे हैं हमारे लिए ही कम है। 83-84 का ऑर्डर दिया हुआ है हमारी एयरफोर्स ने, तो हम अपने लिए नहीं बना पा रहे तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे? अगर ये प्रोडक्शन फैसिलिटी दूसरी जगह भी पहुंची तो वहां पे भी बनेंगे, तब हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तेजस के ऑर्डर्स आते देख रहे हैं और अभी हम उनको आगे नहीं कर पा रहे। अर्जेंटीना मांग रहा था हमसे, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि अर्जेंटीना की दुश्मनी है यूके से और यूके की इजेक्शन सीट लगी हुई है, तो इजेक्शन सीट के लिए यूके ने मना कर दिया कि अर्जेंटीना को नहीं जाएगी। तो अर्जेंटीना उसमें प्रॉब्लम आ गया, उसने कुछ पुराने प्लेन खरीद लिए इसकी जगह। बहुत सारी चीज प्रॉब्लम थी, तो इजेक्शन सीट हमें रशियन लेनी पड़ेगी। तो हम बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। अगर ये तेजस की इजेक्शन सीट हमें इटली से मिलती है, इटली अच्छे हेलीकॉप्टर्स बना,
हम वहां से ले सकते हैं। हम हेलीकॉप्टर अगुस्टा वेस्टलैंड उसी का हेलीकॉप्टर, अगर हम वहां से लेते हैं या उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, प्रोडक्शन, तो हमारे लिए अच्छा होगा। और हमारे लिए ये होगा कि हम कंट्री, दोनों कंट्रीज इस मामले में, दोनों कंट्रीज को बड़े फायदे होंगे। एक चीज और, डिफेंस प्रोडक्शन का हमारा टूरिज्म बहुत अच्छा। हम हमारे यहाँ से, इंडिया से गल्फ यानी कि दुबई जो है, मतलब भर भर के घूमने के लिए, और इटली बात करें तो ये एरिया, इटली हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ या ऑस्ट्रिया हुआ, यहाँ अभी हाल में हमें टूरिज्म बहुत दिखा है। तो हम टूरिज्म पे भी बहुत काम कर सकते हैं दोनों कंट्रीज। वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट स्टडीज के लिए, एजुकेशन के लिए। इटली के पास इतनी एजुकेशन उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का इंडिया में है, तो हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हम उनके लिए करिकुलम्स बना सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज वहां पे खोल सकते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी खुली है ना अभी, आई एम अहमदाबाद की ब्रांच खुली है ना गल्फ में, तो ऐसे ही हम ये IIMs वगैरह खोल सकते हैं वहां पे, और बहुत वहां पे मेडिकल के लिए भी खोल सकते हैं। इंडिया की मेडिकल भी अच्छी है, एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एम्स बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम ये सारे वहाँ खोल सकते हैं, बच्चे वहां पर पढ़ लेंगे, हमें भी रेवेन्यू मिलेगा उसको। तो ये सारी चीजें हैं, वी कैन वर्क। टूरिज्म तो वैसे भी बहुत है इटली में। में टूरिज्म जो है, मैं खुद भी क्योंकि जा चुकी हूँ इटली, इसलिए मुझे तो ये लगता है कि वहाँ पे बहुत लोग, आपके यहाँ तो कई फिल्में जो है वो वहाँ पर गाने वाने बहुत वहाँ पे शूट किए गए। तो वो बच्चन साहब का था ना जीनत अमान जी के साथ, तो वो भी ग्रेट गैम्बलर का सॉन्ग जो है वो भी बहुत देखा जाता है अभी तक। तो वो ऑफ कोर्स उनके यहाँ टूरिज्म वगैरह बहुत है। तो आप तो गए होंगे इटली से डॉक्टर साहब, आपने गए इटली? हाँ, तो टूरिज्म वहाँ का तो बहुत अच्छा है। मैं इटली नहीं गया, ऑल्दो आई हैड इनविटेशन। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, वो मिलान में रह रहा था, उसने बार बार मुझे बुलाया, ब्राजीलियन था, कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं गया नहीं, आलसी आदमी हूँ मैं। देखिए, मैं यूरोप में, जर्मनी में गया हूँ, मतलब जहां जहां मैं रहा हूँ, प्रवास किया अच्छा खासा। जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिर उसके बाद कुछ मिस हो रहा है, फ्रांस, या आई गेस एक दो कंट्रीज और है, बाकी नहीं। फिर उसके बाद इधर इजराइल, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब जगह जी। मगर देखना तो होगा ना आपने इटली के टूरिज्म का। इटली इज अ ब्यूटीफुल सिटी, स्पेशली मिलान बहुत सुंदर शहर है। इटली इज फेमस फॉर इट्स म्यूनिक, नहीं क्या नाम है यार, वेनिस द सिटी ऑफ रिवर, यस, बहुत सुंदर है। रोम बहुत सुंदर है। तो इटली डेफिनेटली बहुत। आपको अब तक सबसे बढ़िया कंट्री कौन सा लगा जहाँ रहने का, आपका अगर सेटल होने का? कजाकिस्तान मुझे सबसे अच्छा लगा। कौन सा? कजाकिस्तान, अलमाटी। कजाकिस्तान, हाँ। जहाँ सेटल होने के मूड में रहेंगे आप? हाँ, मैं कजाकिस्तान आराम से सेटल हो जाता। इट वाज ब्यूटीफुल, मतलब जर्मनी वाज ब्यूटीफुल। जर्मनी में मैं 6-7 साल रहा। स्विट्जरलैंड इज ब्यूटीफुल, बट कजाकिस्तान की बात अच्छी जो मुझे लगी, लोग भी मुझे ठीक ठाक मिले, अच्छे लोग मिले। तो दैट वाज समथिंग, कि जगह सुंदर हो मगर लोग ही अब मनहूस हो। आप समझ रहे ना, तो कैसा लगेगा? बारजू जी को देख के आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा आपको लोग मिल जाए, क्या फील होगा? मतलब आप मुझे मनहूस बोल रहे हैं सीधा सीधा? नहीं, कि हम लोग मनहूस हैं, आपको कैसा लगता है? नहीं, तो समझे मुझे मनहूस बोल रहे हैं। नहीं यार, कैसी बातें कर रही हैं? हम लोग की शक्ल आप देखिए, कैसे बोलते हैं? इधर मन है, इधर हुस। आपके लेफ्ट में मन, दूसरे साइड में हुस। ये हुस, रोहित हुस। मैं भी इटली की अपनी फोटोज ढूंढ रही थी, अभी मिली नहीं फोन में। नेक्स्ट शो में लाल वाला हुस है, लाल वाला हुस। नहीं, लेकिन खैर सिर्फ ब्यूटी से कुछ नहीं होता। वहां पर जो लोग हैं वो भी मैटर करते हैं। वहां पे महंगाई है या नहीं है, अफोर्डेबल है लिविंग या नहीं है, वो सारी चीजें भी तो मैटर करती है ना। देखिए, जो मेरी हालात है, मेरे लिए तो बुरुंडी भी महंगा है साला। क्योंकि मुझे पहले, अब तो पता नहीं, लेकिन पहले मुझे दुबई बड़ा पसंद था। मतलब अगर मैं शिफ्ट करूं तो मुझे लगता था मैं दुबई शिफ्ट कर जाऊं, लेकिन दुबई अच्छा खासा महंगा। 1 वीक 10 दिन वहां पे रहने के बाद, जैसे कहते हैं ना, मेरे घर आने के वापसी का किराया नहीं होता था मेरे पास, वो हालत हो जाती है वहां पे। लेकिन अब पता नहीं, अब ईरान ने अच्छा खासा उसकी बैंड बजाई है, तो हो सकता है अब थोड़ा महंगाई जो है कम हो गई हो, वरना पहले तो बहुत ज्यादा था।
दुबई में एक चीज तो है, दुबई की टूरिज्म अभी काफी टाइम तक नहीं उठ पाएगी दोबारा। दुबई की एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि दुबई की जगह लोग कहीं और जा रहे होंगे इंडिया से, और जहां जाएंगे वहां टूरिज्म अब जाएगा। जैसे कि अभी जो लोग दुबई जाना चाह रहे थे वो उसमें से ज्यादातर लोग या तो श्रीलंका जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, मालदीव जा रहे क्योंकि हैं। दोबारा अटैक की बात भी तो की जा रही है ना, तो अगर दोबारा अटैक हुआ ईरान पे तो ईरान दोबारा यूएई पे अटैक करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो जो वहां पर लोग हैं वो फिर फंस जाएंगे वहां पर। So it's going to be even more हाँ, जैसे dangerous. लास्ट टाइम देखा होगा आप लोगों ने कैसे एयरपोर्ट पे लोग थे, भागे भागे फिर रहे थे। तो अगर ईरान ने दोबारा यूएई पे, अमेरिका ने ईरान पे और ईरान ने यूएई पे अटैक किया, तो वहां पे जो टूरिस्ट गए होंगे उनको फिर एक बार वहां से भागने की मुश्किल हो जाएगी, शायद इस वजह से कुछ अर्से वहां का टूरिज्म नहीं चलेगा। क्या ख्याल है? मैं तो बता था कि ईरान, अरे यूएई चाहता था कि ईरान के ऊपर सारे अरब कंट्रीज मिलकर हमला कर दें। नहीं कर रहे। नहीं, वो चाहते थे, और सऊदिया ने किया था 2-3 हमला, मगर छुप करके किया था, मगर सऊदिया पूरा फुल फ्लेजेड इकट्ठा नहीं आना चाहता था वॉर में। जबकि यूएई जो था वो चाहता था कि फुल फ्लेजेड इकट्ठा होकर के हम ईरान पे हमला करें, और ये बात उनकी मानी नहीं गई। इसी वजह से वो नाराज भी हुए। जो अल नहयान साहब है वो काफी नाराज हुए, बिकॉज ही वांटेड टू अटैक ईरान विद फुल फोर्स। जी, तो ऐसा ही है, तो इसीलिए लोग थोड़ा सा डाउटफुल है, लोगों को भरोसा नहीं है कि दोबारा से अटैक शुरू हो जाएगा तो फिर वो वहां से कैसे निकलेंगे। तो इसलिए भी रॉयजी इस वजह से भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनको जो है ना पहले जैसी हालत नहीं होगी। लेकिन बहरहाल जो वहां पर मौजूद है, खासतौर पर इंडियंस, वो तो कह रहे हैं यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो एकदम परफेक्ट है, कुछ भी नहीं है, सब खैरियत है, आ जाओ आ जाओ। ऐसा कैसे? यार जब भी वॉर होता है सबसे पहले इंडियंस भागना शुरू होते हैं। पहले वो कहते हैं यार कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद जो है मोदी जी प्लेन भेजो, मोदी जी। और हमें लोग कहते हैं पाकिस्तान के लोग पढ़ते नहीं है। आप किसी जगह दुनिया में कहीं हमला करवा दीजिए, कहीं अटैक हो जाए, हमारे स्टूडेंट जरूर वहां से निकलते हैं, हर जगह पढ़ने गए हुए, और लोग हमें कहते हैं कि पाकिस्तानी पढ़ते नहीं है। आप नहीं। किसी भी छांगा मांगा इना मीना डी का किसी भी कोई भी छोटी से छोटी कंट्री जिसको कोई ना जानता वहां पे भी जाके अटैक करवा देंगे ना, अरे वो तो आपको पढ़ने यही नहीं सुनने को जाते मिलेगा हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भाग रहे हैं वहां से। स्टूडेंट्स का वीजा लेके पढ़ने नहीं जाते, काम बाकी सारे वो वही कर रहे होते हैं। लगाई जाए आप हमारे ऊपर इल्जाम। खैर, एक टाइम पे पाकिस्तान के एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, पूछा गया था कि इंडियन म्यूजिक और पाकिस्तानी म्यूजिक के बारे में आप कुछ बोलिए, कैसा लगता है? बोले कि हमारे म्यूजिशियंस फेमस होने से पहले म्यूजिक सीखते हैं, और इंडियन म्यूजिशियंस फेमस होने के बाद म्यूजिक सीखते हैं। तो वो वही चीज थी। ये बहुत डीप स्टेटमेंट था ये पाकिस्तान के। आपने जगजीत सिंह का स्टेटमेंट सुना है इंडिया और पाकिस्तान म्यूजिक पे? नहीं, वो सुनिए, उससे बड़ा स्टेटमेंट मैंने आज तक नहीं सुना। यूट्यूब पे जगजीत सिंह से पूछा गया कि आप पाकिस्तान की मौसीकी और इंडियन मौसीकी में क्या अंतर सीखते हैं? उनका जवाब $1 बिलियन क्वेश्चन है, $1 बिलियन आंसर है। इतना बढ़िया आंसर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना था। दादा बताएंगे आपको। दादा बताइए देख करके क्या है। तो वो सुना था मगर इनको याद नहीं है। इन्होंने सुना था। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, आप रॉय जी से क्यों कह रहे हैं? आपने कहा कि बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था, तो आप ही बताइए ना। उन्होंने कहा, सुनिए दादाजी, आप मिल गया आपको? दादा बताइए बताइए। नहीं, मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा जगजीत सिंह ने कि पाकिस्तान की म्यूजिक करके कोई चीज ही नहीं है, बिकॉज की म्यूजिक तो आप क्या मना है, वो इंडियन म्यूजिक है जिसको वो पाकिस्तानी म्यूजिक कहते हैं। और बहुत सही बात कही उन्होंने कहा कि म्यूजिक की रचना ही वेद में पूरे ये उसके सुर संगम सब वेदों में पूरी किताब है हमारे यहाँ तो आर्टिस्ट पे। जैसे एक बहुत बड़ी किताब है, आप नाम सुनिए, नाट्य शास्त्र। तो इंडिया ने तो यार जीवन को जिया है, जीवन को सेलिब्रेट किया है। नहीं खैर वो तो है आपके कल्चर में और आपकी कंट्री में, म्यूजिक और कलर्स और ये तमाम चीजें जो हैं वो तो डेफिनेटली हैं, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। वही तो सिविलाइजेशन है, वरना सिविलाइजेशन क्या हुआ? हाँ, every aspect of human culture, art, and joy, India celebrates. खाने को भी वो बना दिया, क्या नाम है, साइंस इंडिया ने। तामसिक, रासिक, सात्विक भोजन के भी प्रकार बना दिए। जैसा खाओगे वैसे बनोगे। आज ये जिम में कहते हैं कि व्हाट यू ईट
what so will you become। और हमारे यहाँ ये पहले बता दिया था आयुर्वेद। लोग हमारी चमड़ी काटते हैं इसके लिए आरजू जी, ऐसे चिकोटी कट के आप जैसे लोग भाग जाते हैं इस बात के लिए। ये है, बताइए, तो रोने का तो मन करेगा ना। हाँ दादा आपके दोस्त की मम्मी रोई नहीं बहुत दिन से? हाँ नहीं तो अब कल रोएंगी। अब आप जब बोल दी तो आज अब रोने लगी मम्मी है, कुछ ऐसी बात तो हो तो मम्मी। ये जर्मनी में रह करके आपने जर्मन फूड के ट्राई किया कभी? तो उनका तो नॉनवेज फूड होता होगा ना ज्यादातर। मेरा रूममेट था, अरे मेरे मकान मालिक था, वो जर्मन था। तो उसके बाद आज चलो तुम्हें जर्मनी की नेशनल डिश खिलाते हैं। हमने कहा चलो। तो वो हमें वहां ले गया केबाब शॉप, तुर्किश केबाब शॉप, और वहां पे हमने कहा फलाफल। उसने कहा ये हमारा नेशनल डिश है। पूरा जर्मनी तुर्किश खाने खा रहा है इस समय, जो ये उनका फलाफल और वो तुर्किश मिठाई एक होती है, वो बड़ी अच्छी होती है, वो एयरलाइन में वो देते हैं। बकलावा। हाँ, वो इतनी सी लेकिन बड़े मजे की होती है। तो वो सबको फ्लाइट में दी जाती है, वो लोग एक एक उठाते हैं। मैं हमेशा 4 उठाती थी। तो ना, और वो पैसे देना बंद कर दिया कि बकलावा में ये जो बक था वो आपके लिए था। और एक बार तो मुझसे भी चैंपियन बैठा हुआ था आगे, पता है, 2-4 सीटें छोड़ के उसने सारी उठा ली। और उसके बाद एयर होस्टेस ने कहा खत्म हो गई जब मेरी बारी आई। तो मैंने उसको इतने मन में इतनी कोसने दिए ना उस पैसेंजर को, वो सारी की सारी उठाने की क्या जरूरत थी। लेकिन खैर मुझे लगता है कि वो उस समय पहचानी नहीं, वो डॉक्टर साहब थे। कौन से डॉक्टर साहब? ये आप ही बकलावा में, मतलब आप बक है, हम कह रहे लावा हैं, बकलावा। हाँ, वो आपने उठा लिए सारे बकलावा। मैं वो मिठाई बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं। मैं उतना मीठा खाता नहीं हूँ, मुझे मीठे का शौक नहीं। इतना सा तो होता था वो, इतने मजे का कि मैं क्या बताऊं। लेकिन हाँ, बकलावा इज काइंड ऑफ, आप आइए कभी, आपको बनारस का लवंग लता खिलाएंगे आरजू जी। अगर आप पागल हो करके और यूं दीवानी मीरा की तरह नहीं घूमी दुबई की सड़कों में, आप जो कहेंगे हम हार जाएंगे। जो बनारस मैं वहां बनारस में खाऊंगी और पागल होके मैं दुबई में घूमूंगी, ये क्या बात हुई? फिर उधर ही घूम लूंगी बनारस में ही। 4-5 दिन बाद असर दिखाता है वो। अच्छा, तो 4-5 दिन तक मैं, आपका ख्याल है मैं चली जाऊंगी दुबई? नहीं, उसके बाद आप रुकेंगी, 2-3 दिन एंजॉय करेंगी। 4-5वें दिन फिर जब आप या हबीबी के पास पहुंचेंगी तब वो किक करेगा। उसका नाम है लवंग लता। देखिए बनारस में शुरू सुबह होती है अनहेल्दी पूरी सब्जी, और जिसको हम लोग कचौड़ी सब्जी कहते हैं, कचौड़ी सब्जी दही जलेबी। हम भी यही कहते हैं सर। और मेरा ख्याल है कि अब आपका खाना खत्म हो गया है तो हम लोग कोई शो भी वाइंड अप करते हैं। नहीं, सुन लीजिए। उसके बाद दोपहर में समोसा और लौंग लता इतना बड़ा वाला है, मौत के करीब आप पहुंच रही हैं। जो इतना अनहेल्दी है ये सब चीजें, ठीक है ना। एक तो पता नहीं इंडिया में सब मेरे दोस्तों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं सब दिन खाती रहती हूँ। जब कोई मुझे आने को कहता है सिर्फ मुझे खाने बताते हैं, तुम आओ हम तुम्हें ये खिलाएंगे, तुम आओ हम तुम्हें वो खिलाएंगे। ऐसा लगता है मैं शक्ल से भूखी नजर आती हूँ उन लोगों को। देखिए व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, हमें पता है आप लोग भूखमरे लोग हैं, भूखे नंगे, तो ये वी केयर फॉर दैट। उसका रीजन यही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। एक जनाब ने कमेंट किया भांग की लस्सी भी पिलाएं। हाँ, शाम को, और वो चिकंजी है। और फिर हम गाना गाएंगे, भांग का रंग जमा हो चकाचक। चकाचक बनारसी लैंग्वेज है। फिर लो पान खिला, वो पूरा गाना आता है, पूरा गाना बता दूंगी। रात को बसा सम्यक से वो जो गिरजा घर वाले रास्ते को पकड़ के, और उसके बाद मजदा सरस्वती वाले रोड पे वॉक करते हुए आइए। है बनारसी जबरदस्त। बस अभी हम लोग जरा कब्जा कर लेना भारत पे, फिर हम पूरे में घूमे फिरेंगे। आइए भाई, एक कब्जा ग्रुप आप लोग हैं भाई, हर चीज को कब्जा कर ले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और तमाम लोग जो आज आए देखा सुना उनका भी शुक्रिया। कल भी मैं अभी से रोहित जी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ और डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।